हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने 8th क्लास की साइंस पढ़ी थी। उसमें हमने पहले पढ़ा था सबसे पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हमने उसको पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में उसके पीछे जो बुक के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए अभ्यास प्रश्न उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, वो है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपको इसमें से उचित शब्द दिए गए हैं और उसमें से आपको जो रिक्त स्थान है उसको छांटने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न जब हमने पढ़ा था तब हमने जो फसल की जो परिभाषा पढ़ी थी वो हमने की थी कि एक ऐसा स्थान जहाँ बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो आपका देखो ऑप्शन में भी है ये फसल, तो आपका यहाँ क्या जाएगा, फसल। अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण गिरी की होती है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले फसल को उगाने के लिए फसल की तैयारी करनी पड़ती है, सब सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो आपका देखो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे तैयारी है। अगला है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, अस्वच्छ बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, जल की सतह पर तैरने लगते, ताकि वो बाहर उसको पानी की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ग का क्या है, तैरना। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से या तो जल या पोषक तत्व आवश्यक होता है। फसल उगाने के लिए जो पर्याप्त क्या क्या चीज़ है, सूर्य के प्रकाश के अलावा मिट्टी से जल प्राप्त होता है, वो भी आवश्यक है। पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो लवण होते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये भी बहुत आवश्यक होते हैं। तो पहले का है क, दूसरे क का है फसल, और ख का है तैयारी, ग का है तैरने, और घ का है पोषक और जल। या आप पोषक यहाँ लिख सकते हो, पहले पोषक लिख सकते हो, फिर आप जल यहाँ लिख सकते हो। तो ये आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, मैचअप करना है कॉलम ए में दिए गए प्रश्नों का मिलान करके कॉलम बी में करना है। तो इसमें कॉलम को भरना है, किसके सामने कौन सा आएगा, तो कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में पहला क्या है, खरीफ फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है, आपने पढ़ा था। तो आप देखिए इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, गेहूं चना मटर है, ये है, या पशु या मवेशी का जो चारा है ये है, आपको पता है, या धान और मक्का है, ये है। तो हमने पढ़ा था जो खरीफ की फसल होती है वो जो धान हो गया, मक्का हो गया, ये खरीफ की फसल होती है। तो हम जो खरीफ की फसल के सामने धान और मक्का ये हम लिख देंगे। रबी की फसल कौन सी होती है, गेहूं चना मटर, तो हम उसके सामने गेहूं चना मटर लिख देंगे। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, जो फैक्ट्रियों के द्वारा निर्मित होते हैं वो होते हैं ये यूरिया, सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद क्या होती है, जो प्राकृतिक रूप से खाद बनी होती है, गोबर मूत्र और पादप अवशेष। तो देखिए ये तो प्रश्न था, ये इसका आंसर देखिए उसके सामने जस्ट खरीफ की फसल है, उसके सामने धान और मक्का लिखना है। रबी की फसल ये ऊपर नीचे हो गया, आपको इसके सामने लिखना है गेहूं चना मटर लिखना है। रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फास्फेट ये रासायनिक उर्वरक है। कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र और जो पादप अवशेष क्या है, कार्बनिक खाद है। तो ये मैचअप हो गए। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। निम्न के दो दो उदाहरण देना है। पहला खरीफ फसल, दूसरा ख रबी की फसल। तो खरीफ की फसल के आपके उदाहरण क्या है, धान और मक्का, ये क्या है, खरीफ की फसल है। रबी की फसल है गेहूं चना। तो आपके दो दो उदाहरण दे दिए हैं। आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, जो रबी की फसलें होती है उसका कोई भी उदाहरण दे सकते हो, या खरीफ की फसल होती है उसका आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, धान और मक्का, रबी की फसल, गेहूँ और चना। तीसरा क्वेश्चन के बाद अब चौथे क्वेश्चन की बात आती है। इस प्रश्न में आपको अपने शब्दों में देना है, पैराग्राफ लिखना है अपने दिमाग से, अपने हिसाब से दिमाग पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो इसमें क है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के बारे में आप अपने विचार लिख सकते हो, क्या होता है मिट्टी तैयार करने पर फसल
की का जो चरण होता है वो मिट्टी तैयार करने सबसे पहला होता है। उसके बाद बुआई करना, उसके बारे में आप पैराग्राफ लिख सकते हो। निराई करना, उसके बारे में आप पैराग्राफ लिख सकते हो। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या होता है, ये सारा हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुका था। तो पहला मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, ये फसल उगाने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ये फसल उगाने की क्या प्रक्रिया का प्रथम चरण है, हमने पढ़ा था। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक श्वसन कर सकती है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला बनाने की जो क्रिया होती है उससे क्या होता है, पौधे की जो जड़ें होती है वो गहराई तक, जमीन में गहराई तक जाती है और जिससे जो जड़ें हैं वो आसानी से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी मतलब उलट पलटने वाली जो मिट्टी होती है, पोली मिट्टी केंचुए और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता करती है या मिलती है, और ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस ह्यूमस मतलब क्या होता है, उपजाऊपन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये मिट्टी के तैयार करने के लिए एक पैराग्राफ है, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। ख है बुआई करना। बुआई करना, मिट्टी तैयार करने के बाद, जुताई करने के बाद अब बुआई की बारी होती है। ये फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें सर्वप्रथम स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। स्वस्थ बीजों का चयन आपको पता है किस प्रकार किया जाता है, पानी में उसको डालकर। जो अस्वस्थ बीज होते हैं वो तो ऊपर तैरने लग जाते हैं, जो स्वस्थ बीज होते हैं वो भारी होने के कारण नीचे रहते हैं। फिर बुआई के औजारों की सहायता से, औजार कौन से होते हैं, पारंपरिक औजार, पहले के टाइम अलग औजार होते थे। आज शील ड्रिल की सहायता से बोया जाता है, मतलब एक ड्रिल की तरह होती है, उसको वो ज़मीन में जाती है और बीज डाल देती है। इस प्रकार आपके चित्र में दिखाया गया है किताब में, तो आप उसमें देख सकते हैं सील ड्रिल क्या होती है। तो ये इन औजारों का उपयोग बुआई करने में, बीजों की बुआई करने में किया जाता है। अगला है निराई करना। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई करना कहते हैं। ये अति आवश्यक होता है, अन्यथा खरपतवार जल, पोषक तत्व अथवा ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। जो खरपतवार होती है उसका निकालना ज़रूरी होता है, उसकी निराई करना ज़रूरी होता है। अन्यथा क्या होता है, जो खरपतवार है वो जो तत्व है, जो किसी भी पौधे का जो पोषक तत्व है वो या जल है उसको वो खुद ग्रहण कर लेता है, जिससे जो फसल की वृद्धि नहीं हो पाती, अच्छे से फलता फूलता नहीं है, प्रभावित हो जाता है किसी ना किसी प्रकार से। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय उसमें से पुष्प और बीज बनने से पहले का होता है। उसमें बीज ना बने या पुष्प ना खिले उससे पहले ही खरपतवार को किसी भी द्वारा उन्हें हटाया दिया जाता है। खरपतवार को हाथ से, खुरपी से, हैरों से आदि से सहायता से हटाया जा सकता है, या खरपतनाशी कीट जो होता है, खरपतनाशी स्प्रे का भी प्रयोग हो सकता है। आगे है फसल की थ्रेसिंग। फसल की कटाई के बाद फसल के बीजों दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। हर बार प्रश्न पूछा जाता है थ्रेसिंग क्या होता है। तो फसल की कटाई के बाद फसल को बीजों या दानों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है या जो क्रिया होती है वह थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग करने की भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनाइंग अलग करते हैं, और बड़े बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन, आपको दिखाई थी कंबाइन मशीन का प्रयोग करके, यह मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसर का क्या होती है, संयुक्त रूप होती है। कंबाइन मशीन क्या होती है, हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप मानी जाती है, संयुक्त रूप से ये होती है। ये है आपका ये चौथा जो क्वेश्चन का जो उत्तर है वो पूरा हुआ प्रश्न का। आगे हम पांचवा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, मतलब जो खाद है वो कैसे श्रेष्ठ है उर्वरक की तुलना में। तो क्या है, पहले तो इनका अंतर कर लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये उर्वरक है और ये खाद है। उर्वरक है यह एक अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक मतलब जो हमें पेड़ पौधों या मृत जीव जंतु के अवशेषों से प्राप्त नहीं होते, तो वो अकार्बनिक होते हैं। उर्वरक यह एक अकार्बनिक लवण है, और खाद ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशेष, पौधों के अवशेष आदि से बनाए जाते हैं। अगला है उर्वरक में इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और खाद का है ये खेतों में ही बनाई जाती है। अगला है
इसमें उर्वरक में इसमें मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, इतनी उपजाऊता नहीं हो पाती। और जो खाद है इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त हो जाती है। अगला है उर्वरक में, इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं और खाद में इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। पादप पोषक जो तत्व होते हैं वो जो खाद है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होने पर उसमें जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में ही बने रहते हैं। और जो उर्वरक है इससे अधिक उपयोग करने से क्या होता है, भूमि कई प्रकार से बंजर होने का खतरा भी रहता है। तो यही इनके अंतर है। अब श्रेष्ठ कैसे है, उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद से मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, मिट्टी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है उर्वरक की तुलना में। दूसरा है, इसमें मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है, गैस का आदान प्रदान सरलता से हो पाता है। अगला है, खाद से जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। खाद से जीवाणु लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अगला है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी का जो गठन होता है, मिट्टी की पोषक क्षमता है वो बनी रहती है, अच्छा रहता है खाद से, इसलिए वो उर्वरक से खाद श्रेष्ठ मानी जाती है। 5 प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अब सिंचाई होती क्या है? समय समय पर पानी देना या निश्चित अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। तो पढ़ते हैं उत्तर। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सभी सजीवों को पानी की आवश्यकता होती ही होती है। पौधों में लगभग 90% जल उपस्थित होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब फसल में को स्वस्थ वृद्धि बनने के लिए तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें नमी होनी आवश्यक है। तो इसके लिए उसको विभिन्न प्रकार अंतराल पर या समय समय पर खेत में जो पानी दिया जाता है इसी को ही क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। अब सिंचाई की जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ कौन सी है? आपको पता ही है, छिड़काव तंत्र विधि और ड्रिप तंत्र विधि, जैसा हमने पढ़ा था। पहला, छिड़काव तंत्र विधि। इस विधि का उपयोग असमतल मतलब उबड़ खाबड़ इस प्रकार की जमीन पे होता है, ना कि समतल सीधी। असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है वहाँ किया जाता है। इसमें नल के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमने हुए नोजल बाहर की ओर वर्षा की भांति छिड़काव करते हैं। यह विधि रेतीली मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इस विधि से ऐसा लगता है कि वर्षा हो रही हो, छिड़काव होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो, तो आप इसको भी लिख सकते हो। इसी की दूसरी है ड्रिप तंत्र विधि। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। ड्रिप तंत्र विधि में इसमें जल बूंद बूंद करके गिरता है, पौधों पर गिरता है और व्यर्थ नहीं मतलब वेस्ट नहीं होता है। ये कम पानी वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वरदान साबित होता है। ये विधि फलदार पौधे, बगीचों आदि को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। और आप इसमें लाइन वो भी लिख सकते हो कि यह विधि समतल भूमि पर की जाने वाली विधि है और इसमें पानी बूंद बूंद करके रिसता है। ये अब है अगला 7वां प्रश्न। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? अगर गेहूं क्या है, गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो अगर इसको खरीफ की फसल या खरीफ ऋतु में वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, गेहूं खराब हो जाएंगे। गेहूं की जो फसल है वो खराब हो सकती है। कैसे? तो पढ़ते हैं उत्तर। गेहूं एक रबी की फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा होती है। वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के जो पौधे होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे और फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। गेहूं की फसल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी इसको जो
शीत ऋतु है उसमें उगाया जाता है, जब वहाँ उस टाइम बारिश नहीं होती इतनी। अगला 8वां प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो खेत है उसमें लगातार हम उस वहाँ पे फसल को उगाते रहेंगे तो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या करनी है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। खेत में लगातार अगर हम फसल उगाते रहेंगे, मिट्टी की जो उपजाऊपन है, पोषक शक्ति है, पोषक तत्व है उसमें उपस्थित, उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद और उर्वरक का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये कमी ना आए इस कारण ही तो खाद को डाला जाता है, उर्वरकों को वहाँ भूमि में डाला जाता है। एक अन्य तरीका फसल चक्र भी है। फसल चक्र भी है मतलब एक किसी और टाइम दूसरी किस्म की फसल लगाई, किसी और वक्त 6 महीने में दूसरी फसल, अगले 6 महीने में दूसरी फसल, मतलब ये चक्र चेंज होता रहता है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल की किस्म फसल उगाता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता है। मतलब एक फसल ऐसी होती है और दूसरी फसल नाइट्रोजन युक्त होती है, तो जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो मिट्टी में है वो पूरी तरह से बने रहते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। अगला है 8वां, खरपतवार क्या है। खरपतवार क्या है, यह है हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अब हम उसको कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं खरपतवार को। तो खेत में फसल के साथ उत्तर है, खेत में फसल के साथ कई अनावश्यक जो पौधे होते हैं वो साथ में उग जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम खरपतवार कहते हैं। इनको नष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो ये जो अन्य फसल के जो पोषक तत्व है उसको ग्रहण कर लेते हैं और जो दूसरी फसल है उसमें कमी आ जाती है। इनको हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशु एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने की कई तरीके, जैसे पहला है, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसको खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते। फसल उगाने से पहले जो उस खेत में अगर खरपतवार हो रखे हैं तो उसको जोत कर जो खरपतवार को उखाड़ कर जो खरपतवार उखड़ जाता तो वो पूरी तरह से सूख जाते हैं और वो मर जाते हैं। अगला है दूसरा, पुष्पन। पुष्प निकलने से पहले और बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी या किसी भी ऐसे औजार से उन पौधों को उखाड़ लिया जाता है, जिससे भी ये समाप्त हो सकते हैं। तीसरा है खरपतनाशी स्प्रे या रसायन, जो केमिकल होते हैं खरपतनाशी को नष्ट करने के लिए, उनका उपयोग करके इसमें खरपतवार पौधे मर जाते हैं। तो इस प्रकार इन खरपतनाशी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अगला आपका 10वां प्रश्न है, वो है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में रखिए, इस प्रकार लगाए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र हो जाए। अब इनको निम्न तरीके से हमें रखना है कि जो फसल है वो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है। तो आपका ये उत्तर है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। आपको पता है 7 चरण होते हैं, मिट्टी को तैयार करना, फिर जुताई करना, फिर खेत की जुताई करना होता है, बुआई करना, फिर उसके अंदर खाद देना होता है, फिर उसकी सिंचाई करनी होती है, फिर कटाई करनी होती है, फिर फसल को चीनी मिल में बेचना पड़ता है। तो ये इस प्रकार का होता है। देखो ये आपको प्रश्न में दिया गया। सबसे पहले आप देखो, हमें अगर फसलों के चरण याद है तो हम ये प्रश्न आराम से कर सकते हैं। फसल को तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद देना, जुताई करना, जुताई करना, फिर बुआई करना, खाद देना, सिंचाई करना, कटाई और फसल को चीनी मिल में या मतलब भंडारण में उनको भेज देना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो चलती जाती है। तो ये आपका ये उत्तर हो गया। अगला और हमारा जो लास्ट प्रश्न है आपकी बुक का, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। तो एक ये पहली है, इसमें कुछ आपको पहली दी गई है तो आपको ऊपर से नीचे भी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं की तरफ से भी आपको ये पहली का जवाब देना है। पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, सिंचाई का जो पारंपरिक जो तरीका होता है उसके बारे में। दूसरा है बड़े पैमानों पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो बड़े पैमानों पर जो पशु की जो
देखभाल होती है वो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। देखो ये आपको बताया गया, ये एक बॉक्स है पहली का, तो इसको भरना है, इसको भरना है। पहला क्या था? पहला प्रश्न, सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं जो पहली का है, ऊपर से नीचे। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो देखो आपको ऊपर से नीचे लिखना है, तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। आपको पहला अक्षर दिया र। अब आप सोचिए र से क्या ऐसा पारंपरिक तरीका होगा? तो पहला है र ट ह, रहट। आपका जो है रहट, तो ये आपका पहला का आंसर हो गया, रहट। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप पहला ऊपर से नीचे लिया था, अब आप ले लीजिए दाएं से बाएं। पहले का एक सॉल्व कर लेते हैं हम, दाएं से बाएं। तो देखो दाएं या बाएं, बाएं से दाएं एक ही बात है। देखिए पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। अब शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? नाम शुरू हो रहा है र से ही। देखिए दाएं से बाएं, र से। र से कौन सी होती है शीत ऋतु में? रबी। तो ये आप रबी की फसल लिख सकते हो, ऐसे करना है ये। अगला है, अगला देखिए ऊपर से नीचे में, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। बड़े पैमाने पर मतलब एक साथ कई पशु को कि उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है? तो दूसरा आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दूसरा लिखा है, तो शु आ रहा है, तो आपका यहाँ आएगा प शु पा ल न, पशु पालन, ऊपर से नीचे। अब हमने ऊपर से नीचे पूरा भर लिया है। अब तीसरा देखते हैं, दूसरा करने के बाद अब तीसरा देखते हैं ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल जो हम वर्षा ऋतु में बोलते हैं वो कौन सी होती है? खरीफ की फसल। तो तीसरा देखो फ, खरीफ में आता है ना फ, खरीफ, तो खरीफ ऊपर से नीचे में जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो है खरीफ की फसल। अब हमें देखो हमें फ मिल गया, तो हमें चौथे का हम दाएं से बाएं हम देख सकते हैं। तो पशु पा ल न, ये हमें पहले से मिला था। तो आप देखो फ और ल के बीच में ऐसा क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, क्या कहलाता है? सिंपल सा ही है, फसल। क्या कहलाता है? फसल। ये हमने भरा था ख री फ प शु पा ल न, तो फसल। तो ये क्या हो गया? दाएं से बाएं, फसल इसका आंसर हो गया। अब बचे हैं पांचवा, छठा और सातवां। तो पांचवा हम सबसे पहले, पांचवा है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पोषक प्रदान करते हैं वो क्या है? उर्वरक कहलाते हैं। तो देखो वो दिया गया उ व र क, उर्वरक। अब छठे में क दिया है, ई दिया है, तो क टाई होगा। प्रश्न देख लीजिए छठे का, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है? कटाई, जो हमने पहले ही लिख दिया था क्योंकि हमें उ व र क पता था, तो और क टाई, तो हमें ये पता था। अब लास्ट है हमारा सातवां, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? निराई। ई मिला है हमें, निराई, तो ये निराई हो गया। तो देखो मैंने प्रश्न लिखे है, ये का आंसर लिखा है, देखो ये ऐसे ही है किया हमने। पहला का जो आंसर है वो रहट, दाएं ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं रबी। दूसरे का है ऊपर से नीचे पशुपालन। तीसरे का है खरीफ। चौथे का दाएं से बाएं है फसल। और पांचवे का है उर्वरक। और छठे का है कटाई। और सातवें का है निराई। तो ये आपका जो आपकी जो पहली है वो कंप्लीट हुई। इसी के साथ जो हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न जो हमने प्रश्न उत्तर है वो पूरे हुए। तो आप इसको उतार लेना। और अब हम जो आज के लिए हम इतना ही, अब हम
नेक्स्ट जो वीडियो में मिलेंगे तो हम सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे, सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो थैंक यू।